नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी लोग आज आइए फटाफट। और आज का सेशन जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये, जो कि एक महान विचारक के बारे में है, जिनके बारे में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी में ही पढ़ते हैं, का नाम आता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान विचारक की जिन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने गरीब असहाय लोगों के लिए बात की थी, जिनका एक प्रसिद्ध स्लोगन रहा है जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बात हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में। आज हम उनके कुछ विचारों को यहाँ देखेंगे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजीसी, नेट, जेआरएफ एग्जाम का फर्स्ट पेपर और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की नया बैच जो है स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई भी छात्रा यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तो आज से उनका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक है उनका कार्ल मार्क्स से। इसके पहले जो 3-4 टॉपिक हुए वो भी आपको मिल जाएंगे, सर्कल बैच चलता है। लेकिन आज आपके लिए यहाँ से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और इस बार दिसंबर में, इस बार जो एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में अगर आप देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था से, तो हमारी यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए तो हमारी संस्था के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी ज़्यादा नहीं लग रहा है, नेटवर्क इशू है, तो 96 वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए अपना सब्जेक्ट और कोर्स लिख करके। जो भी छात्र छात्रा फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों का ले रहा है कोर्स, उनके लिए कोर्स में 50% की छूट दी गई है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आज ही संस्था के नंबर पर फ़ोन करें और कोर्स ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का कार्ल मार्क्स। जी हाँ, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। अब कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते हैं, चलिए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करेंगे इनके बारे में जानना। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से शुरू करेंगे। नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। शिल्पी जी तबीयत ठीक है, थोड़ा वायरल फीवर, खांसी चल रहा है यही तो इतना तो मौसम चेंज होने थोड़ा बहुत होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं एक शब्द आता है वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद एक शब्द आता है। तो ये कार्ल मार्क्स जो थे, ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने गए हैं, कार्ल मार्क्स साहब। और इनका जो जन्म हुआ था वो 5 मई को हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है, 5 मई को 1818 में ये पैदा हुए थे और जगह थी जर्मनी। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं, जर्मनी। जर्मनी में जगह थी ट्रिब्ज नामक स्थान पर हुआ था। जो जगह थी जहाँ पे ये पैदा हुए थे उस जगह का नाम था ट्रिब्ज। इसी स्थान पर हुआ था। और जिस परिवार में हुआ था वो परिवार एक यहूदी परिवार था। कौन सा परिवार था? यहूदी परिवार था, जहाँ पे कार्ल मार्क्स साहब का जन्म हुआ था, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो मात्र जब कार्ल मार्क्स साहब का जन्म हुआ तो मात्र ये अभी 6 वर्ष के ही हुए थे जब इनके पूरे परिवार ने क्या कर लिया था, यहूदी धर्म को छोड़ करके उन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। क्रिश्चियन जो धर्म है, रिलीजन, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब ये पैदा हुए थे एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में 6 साल बाद, जब इनके पैदा होने के 6 साल उपरांत इनके पूरे परिवार ने ईसाई धर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया था। वहाँ पे ये ईसाई बन गए। और धर्म परिवर्तन का जो रूप इन्होंने बचपन से देखा था कि लोग जब चाहे धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली ने भी धर्म परिवर्तन किया था, तो धर्म परिवर्तन के ऐसे रूप को देख करके कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स साहब के मन में धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं बची थी। धर्म में उनकी कोई आस्था ही नहीं थी।
क्योंकि धर्म परिवर्तन का स्वरूप वो बचपन से देखते चले आ रहे थे कार्ल मार्क्स। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म को लेकर के उनके मन में कोई आस्था ही नहीं बची थी, और इसीलिए शायद उन्होंने कहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, धर्म को लेकर उन्होंने क्या कहा है कि धर्म एक अफीम की गोली है। अफीम की गोली, नशा होता है अफीम का, अफीम की गोली है। धर्म क्या है? अफीम की गोली है, और एक ऐसी गोली है जिसके नशे में, एक अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है, जिसके नशे में अमीर क्या करता है? वो अमीर गरीब का शोषण करता है। जिसके नशे में अमीर गरीब का क्या करता है? शोषण करता है। ये बात बताई जाती है। तो कार्ल मार्क्स ने बात कही थी, आपको याद होगा, बड़ा पॉपुलर, गुड इवनिंग सभी लोग को, बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि स्टेटमेंट किसका रहा है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का था क्योंकि बचपन से उसने धर्म परिवर्तन के जो स्वरूप देखे थे ना, इसीलिए उसने कहा कि धर्म अफीम की गोली है और यहाँ पे अमीर गरीब आदमी का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो उसने स्टार्टिंग में एजुकेशन ली, उसके बाद ही जिस यूनिवर्सिटी में गया एजुकेशन लेने के लिए, वो बॉन विश्वविद्यालय था जहाँ पे ये एडमिशन लिया, वहाँ पे हायर एजुकेशन की तैयारी की, बॉन विश्वविद्यालय में गया। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे इसका मन लगा नहीं, और एक साल बाद, एक ही साल यहाँ पे था, और एक साल बाद कार्ल मार्क्स जो हुआ वहाँ से निकला और निकल के चला गया बर्लिन। ठीक है, बर्लिन विश्वविद्यालय यानी बर्लिन यूनिवर्सिटी चला गया और वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण की। तो स्टार्टिंग में बॉन विश्वविद्यालय में था, लेकिन बाद में वो चला गया बर्लिन विश्वविद्यालय, वहाँ पे जाके इसने एजुकेशन ली। और जब बर्लिन विश्वविद्यालय गया बंदा वहाँ पे, तो वहाँ पे हीगल, एक विचारक हैं, हीगल हैं, आप लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। हीगल साहब बहुत प्रसिद्ध थे, और उस समय वहाँ पे पहुँचा ये, तो हीगल साहब की डेथ हो चुकी थी। हीगल साहब की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हीगल साहब का जो दर्शन था, दर्शन यानी जो उनके विचार थे, वहाँ पे उसमें बड़ा हाईलाइट थे, बड़ा ही पॉपुलर थे, बहुत ही हाईलाइट थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे हीगल के विचार। और कहा जाता है कि हीगल का दर्शन छाया हुआ था, और हीगल के विचारों का प्रचार करने के लिए एक गोष्ठी भी बनाई गई थी, और वो गोष्ठी रेहनिस्ट नाम की पत्रिका भी निकालती थी। किस नाम की? रेहनिस्ट टाइम, रेहनिस्ट टाइम नाम की पत्रिका भी निकालती थी, जिसमें हीगल के विचारों को जो है दिखाया जाता था, बताया जाता था कि हीगल के विचार क्या हैं। बिल्कुल बर्लिन में चेनी से प्यार हो गया था। तो ये बात यहाँ पे थी कि यहाँ पे जब ये गए वहाँ पे, तो यहाँ पे पत्रिका निकलती थी, और मार्क्स साहब ने बर्लिन विश्वविद्यालय पढ़ाई की, हिस्ट्री पढ़ा था और फिलॉसफी पढ़ा था। हिस्ट्री पढ़ा था और फिलॉसफी इनका सब्जेक्ट था, इतिहास और दर्शन शास्त्र, और फिलॉसफर थे ही ये, आगे चल के फिलॉसफर बने। फिलॉसफी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, और आगे चल कर के इस पत्रिका के जो रेहनिस्ट टाइम पत्रिका थी, जो कि हीगल के दर्शन से प्रभावित थी, इसके आगे चल के संपादक भी बने। इस पत्रिका के क्या थे ये सॉरी, संपादक भी बने थे इस पत्रिका के, ये संपादक बन गए। इन्होंने दर्शनवाद पढ़ा था, दर्शन शास्त्र इन्होंने पढ़ा था, लेकिन इतना ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं हुए थे, कहा जाता है। फिर इसके बाद इनका मन, जब दर्शन शास्त्र पढ़ लिया लेकिन इनका मन भरा नहीं, फिर दौर आया 1843 का, 1853 का। जब 1853 का दौर आया तो इनकी रुचि जागी समाजवाद में, सोशलिज्म में। किस में जागी? समाजवाद में इनकी रुचि हुई, इनका इंटरेस्ट सोशलिज्म में आया, समाजवाद में आया। और जब समाजवाद में आया तो ये उसका अध्ययन करने के लिए, समाजवाद का अध्ययन करने के लिए ये निकल लिए फ्रांस। फ्रांस में वो भी कहाँ? पेरिस पहुँच गए। कहा कि चलो वहाँ चल के क्या करते हैं, समाजवाद का, हम सोशलिज्म का अध्ययन करते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका नाम था एंगल्स शख्स से इनकी मुलाकात हुई। और जो ये शख्स था वो बहुत बड़े, उस समय इंग्लैंड का था, निवासी था ये, और इंग्लैंड के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति का लड़का था ये एंगल्स। और
इंग्लैंड और जर्मनी, जो इंग्लैंड का निवासी था ये, वहाँ उसके फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंगल्स के। तो इंग्लैंड में इसके कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन साथ ही साथ जर्मनी में भी फ्रांस में भी इसकी बहुत बड़ी कपड़े की क्या थी, फैक्ट्री थी। और एंगल्स से जब मुलाकात हुई, दोनों मित्र बन गए। एंगल्स ने कार्ल मार्क्स का ध्यान अट्रैक्ट किया कि यार तुम आए तो फ्रांस हो, ठीक है, अच्छी बात है, सोशलिज्म के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इंग्लैंड की तरफ तुम्हारे क्या विचार हैं, हमारे इंग्लैंड की तरफ तुम्हारे क्या विचार हैं। और इसको ले करके उसने कार्ल मार्क्स का ध्यान अट्रैक्ट किया इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड की तरफ इसका ध्यान अट्रैक्ट किया, और जब इंग्लैंड की तरफ ध्यान अट्रैक्ट किया तो उसने देखा कि इंग्लैंड में जो लेबर थे, जो मजदूर थे इंग्लैंड में, जो मजदूर थे इंग्लैंड में, उन मजदूरों की जो दशा थी इंग्लैंड में, उन मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खराब थी। बहुत ही ज़्यादा शोषित वर्ग था ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोषित वर्ग था ये, जहाँ पे मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। इसने इंग्लैंड में इस चीज़ को देखा, और फिर एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों क्या करने लगे, कहा कि हम दोनों लोग मिल करके समाजवाद पे काम करेंगे, सोशलिज्म पे काम करेंगे। दोनों लोग मिल करके क्या करेंगे, समाजवाद पे काम करेंगे, सोशलिज्म पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अब दोनों लोग इस तरह की बातें करने लगे, भैया हम भी इस पे काम करेंगे, चलो साथ मिल के काम करते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या बना, दोनों लोगों में कार्ल मार्क्स बना सिद्धांतवेत्ता और एंगल्स बना संगठनकर्ता। कार्ल मार्क्स क्या बना, सिद्धांत जो उसके थ्योरीज थी, सिद्धांतवेत्ता बना। क्या सिद्धांत होगा हमारे समाजवाद का, सिद्धांत क्या होगा, और एंगल्स बना संगठनकर्ता कि संगठन कैसे काम करेगा हमारा समाज, और संगठन में जो लोग होंगे उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई। और इस समाजवाद को इन दोनों ने नाम दिया हमारा समाजवाद। क्या नाम दिया, हमारा समाजवाद। ये हमारा समाजवाद है, ऐसा इन दोनों ने मिलकर के इसको नाम दिया हमारा समाजवाद। जब इन्होंने नाम दिया हमारा समाजवाद, एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर काम करने लगे, और दोनों के विचारों में कोई अंतर नहीं माना जाता था। अब आप खुद सोचिए, बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है। नोटिस करने वाली क्या है कि एंगल्स खुद एक उद्योगपति का लड़का था, जिसके यहाँ फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे इंग्लैंड में भी, और इंग्लैंड में मजदूरों की दशा खराब थी। तो जाहिर सी बात है, इसमें इसके फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसका मतलब वो भी मजदूरों का शोषण करते रहे होंगे। लेकिन फिर भी बंदा समाजवाद की बात करता था कि नहीं, सोशलिज्म होना चाहिए, फिर भी बंदा इस चीज़ की बात करता था। तो बहुत बड़ी बात थी, दोनों में कोई डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। उस समय इंग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में एक समाजवाद काम कर रहा था, इंग्लैंड में एक समाजवाद काम कर रहा था, लेकिन वो समाजवाद था क्या, वो समाजवाद था काल्पनिक समाजवाद। वो कौन सा समाजवाद था, वो समाजवाद था काल्पनिक समाजवाद। इंग्लैंड में जो समाजवाद काम कर रहा था, वो समाजवाद काम कर रहा था काल्पनिक समाजवाद। अब ये दिमाग में आता है कि काल्पनिक समाजवाद क्या होता है। नमस्कार अंबिका जी, काल्पनिक समाजवाद क्या होता है। जब काल्पनिक समाजवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें यह आता है कि कल्पनावादी जो काल्पनिक समाजवादी होते थे, वो इस बात को कहते थे कि गरीबों का, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, इनकी जो दयनीय दशा है, उसका रीज़न क्या है, वो है पूंजीपति। पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीबों की इस दशा का मेन कारण है पूंजीपति। ये बात वो कहते थे, लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि इस समस्या का निवारण कैसे किया जाएगा और समाजवाद को लाया कैसे जाएगा। यानी सिर्फ वो कल्पना करते थे कि गरीबों की जो दशा है इतनी खराब है, वो बताते थे कि पूंजीपति लोगों की वजह से है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि इस समस्या का छुटकारा कैसे होगा, कैसे वास्तविक समाजवाद लाया जाएगा। और कल्पनावादी जो समाजवाद था,
इसके जनक जो माने जाते थे ओवेन साहब माने जाते थे। इसके जनक जो माने जाते थे ओवेन साहब माने जाते थे कि ओवेन को जनक मानते थे। और इनके समर्थकों में बहुत से नाम आते हैं। सेंट साइमन नाम आता है, टॉमस मूर, ठीक है, टॉमस मूर, सेंट साइमन, ये सब इनके समर्थक थे कल्पनावादी समाजवाद के। बिल्कुल सच बात है, मतलब ये बताते थे कि शोषण ये कर रहे हैं, ठीक है श्याम जी, हम क्या शोषण कर रहे हैं लेकिन इसको निपटारा कैसे होगा ये नहीं बता रहे हैं। तो ये कल्पनावादी समाजवाद थे। और टॉमस मूर के बारे में याद रखिएगा, इनकी किताब बहुत पूछी जाती है, यूटोपिया अक्सर पूछी जाती है। हाँ, वो ओवेन साहब इसके जो थे संस्थापक थे, जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये बात इन्होंने की। तो काल्पनिक समाजवाद की बात इन्होंने की थी। उस समय इंग्लैंड में ओवेन साहब का काल्पनिक समाजवाद चल रहा था। इसको लेकर के एक स्टेटमेंट कहा गया है, वेबर साहब का एक स्टेटमेंट है, आप लोग सुने भी होंगे वेबर साहब का स्टेटमेंट कल्पनावादी समाजवाद को लेकर के, कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की। उन्होंने देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया था। कल्पनावादी समाजवाद काल्पनिक समाजवाद को लेकर के जो स्टेटमेंट वेबर साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी, लेकिन उसको तैयार करने के लिए, उसके वृक्ष को तैयार करने के लिए भूमि के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं कि धरती कैसे तैयार होगी। तो उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन उसके वृक्षों के लिए कोई धरती नहीं तैयार की। ये कल्पनावादी विचारक हैं। जो काल्पनिक समाजवाद के लोग थे, इस तरह के स्टेटमेंट पे सूट करते हैं। और वेबर साहब ने ये स्टेटमेंट काल्पनिक समाजवादी लोगों के लिए कहा भी था। मार्क्स ने केवल पूंजीपति प्रणाली पर जो था, वहाँ पे कैपिटलिज्म सिस्टम जो था उस पर हमला किया, ठीक है। वो पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता था और वो चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए और समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाए। इसको लेकर के बड़ा परेशान था कि कैसे जो है इसको समाजवाद लाया जाए, कैसे पूंजीवाद खत्म किया जाए। फिर अंत में उसने स्पष्टीकरण भी दिया था। उसने कहा कि कल्पनावादी समाज के स्थान पर वैज्ञानिक समाजवाद को लाया जाएगा, उसके स्थान पर वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही गई। और इसीलिए कार्ल मार्क्स साहब को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना गया। भैया सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, उसको धरती पर लाना भी होगा। बिल्कुल रामाशंकर जी कह रहे हैं स्वप्नलोकी समाजवाद, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। मार्क्स साहब ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को जब देखा, कार्ल मार्क्स साहब ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को जब देखा तो उन्होंने कहा संसद को गप मारने की दुकान कहा, संसद को गप मारने की दुकान कहा। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो सांसद थे, उन सांसदों को क्या कहा, पूंजीपतियों का वकील बताया। क्या बताया? पूंजीपतियों का वकील बताया। कार्ल मार्क्स ने कहा संसद क्या है, गप मारने की दुकान है, जहाँ पे लोग बैठ के गप मारते हैं, बात करते हैं। और सांसद जो है सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं, उन्हीं का वकील बताया सांसदों को। कार्ल मार्क्स साहब की सोच बड़ी दूरदर्शी थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये बात उन्होंने वहाँ पे कही। कार्ल मार्क्स ने खुद कहा है कि भैया मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मार्क्सवाद जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने क्लियर बता दिया है, मार्क्सवाद नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्लियर कह दिया है कि मार्क्सवाद नाम के जैसी कोई चीज़ नहीं है। संसद बातचीत की दुकान है, वही संसद रामाशंकर, संसद गप मारने की दुकान है। ये बिल्कुल सही है, वही चीज़ उन्होंने भी कहा, संसद गप मारने की दुकान है और सांसद पूंजीपतियों के वकील है, वही बात हुई। और कहा है कि मार्क्सवाद नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है।
तो ये बात है। मार्क्स साहब इसके अलावा मार्क्स साहब के बारे में बात करें तो ये भौतिकवादी विचारक थे, एक भौतिकवादी विचारक थे। एक भौतिकवादी विचारक थे जिनका नाम था फ्योरबैक। इनसे कार्ल मार्क्स बड़ा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था इनसे। और फ्योरबैक साहब क्या कहते थे? फ्योरबैक साहब का बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, ईश्वर ने मनुष्य का सृजन नहीं किया है बल्कि मनुष्य ने ईश्वर का सृजन किया है। सोचिए, ये कहते थे ईश्वर ने, फ्योरबैक साहब, ईश्वर ने मनुष्य का सृजन नहीं किया है, नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर का सृजन किया है। मनुष्य ने ईश्वर का सृजन किया है। यानी ये एक तरह से भगवान को नहीं मानते थे। हाँ, बिल्कुल जैसे गांधी जी ने कहा था, ठीक उसी प्रकार मार्क्स ने कहा था। तो फ्योरबाक और हीगल नहीं, फ्योरबैक और हीगल वही नाम है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, फ्योर साहब ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना नहीं की है बल्कि मनुष्य ने ही ईश्वर की रचना की है। यानी एक तरीके से भौतिकवादी विचारक थे ये फ्योरबैक साहब, और कार्ल मार्क्स साहब इनसे बड़ा ही प्रभावित थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स इनसे क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स की शुरुआत हुई। 1883 में कार्ल मार्क्स साहब समाजवाद पे काम कर ही रहे थे, उसी दौरान इनकी डेथ हो गई। उसी दौरान इनके 1883 ईस्वी में समाजवाद पर काम करते हुए ही इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी कार्ल मार्क्स साहब की। अभी तक हमने जो देखा वो कार्ल मार्क्स साहब के विचारों से, सॉरी, उनके जीवन परिचय संबंधित बातें थी जो हमने यहाँ पे देखी, सुनी, समझी, जानी। अब हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स साहब ने जो विचार दिए थे वो उन्होंने उसको लेकर क्या कहा था। तो चलिए विचार देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं। कार्ल मार्क्स साहब ने सबसे पहले अपना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स, अपना जो बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया वो राज्य को लेकर दिया। कि राज्य पर उन्होंने जब विचार दिया तो उन्होंने क्या कहा राज्य को लेकर के? राज्य को लेकर के कार्ल मार्क्स साहब ने भला क्या कहा, और बड़ा उन्होंने अच्छा कहा कि सही कहा, ये आप लोग बताइएगा लास्ट में। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रारंभ में ऐसा समाज विद्यमान था जहाँ ना कोई वर्ग था ना कोई राज्य था। उन्होंने क्या कहा? प्रारंभ में एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ ना तो कोई वर्ग था और ना ही कोई राज्य था। कोई वर्ग नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस समय जो भी चीज़ का उत्पादन होता था उस सभी उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता था, सभी का साझा नियंत्रण होता था। यानी कार्ल मार्क्स के आधार पे हम ये माने तो प्रारंभ में ना कोई समाज था ना कोई वर्ग था, सॉरी, प्रारंभ में एक ऐसा समाज था ना कोई वर्ग था उस समय, और साथ ही साथ ना तो कोई राज्य था। जितने भी उत्पादन के साधन होते थे उस पर सभी लोगों का साझा यानी बराबर अधिकार होता था। सभी लोग मिल करके उसका इस्तेमाल करते थे और उसके बाद उससे जो लाभ होता था सभी लोग आपस में उसको बांटना क्या था, उसका इस्तेमाल करते थे, ये था। लेकिन फिर इन्होंने बताया, कार्ल मार्क्स साहब ने ही बताया कि आगे चल करके कालांतर में उदय हुआ संपत्ति का, कालांतर में उदय हुआ संपत्ति का, प्रॉपर्टी का। और जब संपत्ति का उदय हुआ, और वो भी कौन सी संपत्ति? निजी संपत्ति का। जब उदय हुआ तो इन्होंने कहा कि भैया जब ये उदय हुआ किस दिन?
जब ये उदय हुआ तो क्या हुआ फिर, निजी संपत्ति का उदय हुआ तो उस समय जो लोग थे वो दो वर्गों में डिवाइड हो गए। दो वर्गों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। दो भागों में क्या हो गए, बढ़ गए। दो भागों में क्या हो गए, बढ़ गए। एक वर्ग जो था, साफ साफ बताया गया, एक वर्ग उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण था वो मालिक बन गया, अमीर हो गया। और दूसरा जो था, जो मालिक था वो अमीर हो गया, और जिसका नियंत्रण नहीं था, दूसरा वर्ग जिसका नियंत्रण नहीं था उत्पादन के साधन पर, वो गरीब हो गया। वो क्या हो गया, गरीब हो गया। तो निजी संपत्ति को लेकर के इन्होंने कहा कि जिस दिन समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ तो सभी लोग दो वर्गों में क्या हो गए, विभाजित हो गए। एक ऐसा वर्ग बना जिसका उत्पादन के साधन पे पूरी तरह से नियंत्रण था, वो अमीर था, बाहुबली था। वो अमीर था, बाहुबली था। जाहिर सी बात है, अगर वो बाहुबली ना होता, उसके भुजाओं में बल ना होता, वो दबंग ना होता, तो उत्पादन के साधन पर नियंत्रण कैसे होता। तो एक वर्ग था जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो गया, और दूसरा वर्ग वो था जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं रहा, वो उससे बिल्कुल वंचित रहा। तो वो गरीब हो गया, और जिसका नियंत्रण था वो अमीर हो गया। और इस तरह से समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है। मार्क्स ने, अब जो अमीर थे वो पूंजीपति कहलाए, जो अमीर थे वो पूंजीपति कहलाए। तो मार्क्स ने कहा राज्य पूंजीपतियों की रचना है। मार्क्स ने कहा राज्य क्या है, पूंजीपतियों। ठीक है, राज्य क्या है, पूंजीपतियों की रचना है। पूंजीपतियों की रचना है। इन पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है। पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था में एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है। एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है ताकि गरीबों का शोषण कर सकें, ताकि गरीबों का शोषण कर सकें। ये बात उन्होंने कही है कि भैया राज्य है पूंजीपतियों की रचना है, और पूंजीपतियों ने इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है ताकि लोग इसकी क्या कर सकें, लोग इसके माध्यम से गरीबों का क्या कर सकें, शोषण कर सकें। ठीक है। इसका मैसेज आ रहा है भाई। ठीक, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई। मार्क्स कहता है कि जब तक ये राज्य रहेगा तब तक समाज दो वर्गों में बटा रहेगा। कार्ल मार्क्स क्लियर कहता है कि जब तक ये राज्य रहेगा तब तक समाज इन दो वर्गों में बटा रहेगा, और अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता रहेगा। यानी राज्य को अगर समाप्त कर दिया जाए तो वर्ग ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, अपने आप वर्ग समाप्त हो जाएगा, सब कुछ फिर क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए राज्य को लेकर के ये बात कहता है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि शोषण का मेन माध्यम किसको मानता है, कार्ल मार्क्स राज्य को मानता है। राज्य खत्म कर दें तो वर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कहा है कि राज्य जैसे ही समाप्त होगा वर्ग समाप्त हो जाएगा, और जो उत्पादन के साधन पर कब्जा है उस उत्पादन के साधन पर एक बार फिर से सभी लोगों का क्या हो जाएगा, साझा नियंत्रण हो जाएगा, और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे मिलकर के। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। इसलिए उसने ये सारी बातें जो है कही हैं कार्ल मार्क्स साहब ने। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स साहब ने किसकी कल्पना की,
एक ऐसे वर्गविहीन राज्य की कल्पना की, एक वर्गविहीन राज्य की, वर्गविहीन की समाज की कल्पना की, ठीक है, जहाँ उत्पादन के साधन पर सभी का बराबर अधिकार हो, आर्थिक समानता हो, कोई किसी का शोषण ना कर सके, कोई वर्ग ना हो, अमीर हो ना हो, गरीब ना हो, ये और यह अवस्था जब होगी कि जब कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, अमीर गरीब का शोषण नहीं कर पाएगा, तो ऐसी अवस्था को नाम क्या है? साम्यवाद। कैसी बात, किस चीज़ की बात बताई? तो अवस्था कैसी होगी? तो डियर वो अवस्था होगी साम्यवाद की अवस्था। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। ये साम्यवाद की अवस्था होगी। तो इन्होंने राज्य पर ये सारे विचार दिए। अब राज्य पर विचार दे दिए इन्होंने, तो चलिए आगे हम इनके और थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो जाए कार्ल मार्क्स को लेकर के। तो देखिए स्टेटमेंट तो पूछो, स्टेटमेंट सब आप याद रखिएगा कि स्टेटमेंट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट से प्रश्न बनते हैं। जैसे अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विचारक राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण मानती है? तो किसने कहा था? जाहिर सी बात है, राज्य को ऐसा उपकरण किसने कहा कि ये एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है? बिल्कुल संतोष जी, मार्क्स ने कहा। तो ये ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेंगे, ऐसे ही प्रश्न जो है घुमा के पूछेंगे, ठीक है। जैसे और क्या पूछता है, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है, यह कथन किसका है? तो अभी आपने पढ़ा था कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, राज्य पूंजीपतियों की रचना है और पूंजीपतियों ने इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है ताकि वो गरीबों का शोषण कर सकें। तो यानी यहाँ पे राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है, ये भी एक तरीके से किसकी बात है? ये कार्ल मार्क्स साहब की बात है। कार्ल मार्क्स साहब ने इसको कहा है, ठीक है। राज्य, अब प्रश्न जैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार, ये ऐसे पूछेगा, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है, अर्थात राज्य एक, ठीक है, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है, ऐसे लिखिएगा इसे, पूंजीपतियों की रचना है अर्थात राज्य एक है। ऑप्शन में रहेगा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ठीक है, दोनों है दोनों नहीं। बताइए इन दोनों में से क्या लगता है आपको, क्या होगा? राज्य पूंजीपतियों की रचना अर्थात राज्य एक संस्था है। किस रूप में राज्य एक संस्था के रूप में है? राज्य किस रूप में संस्था के रूप में है? बताइए जल्दी से बताइए, आप लोग फटाक से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कैसी संस्था होगी? राज्य अगर पूंजीपतियों की रचना है तो राज्य कैसी संस्था होगी? बताइए जल्दी से। पूजा जी कह रही दोनों नहीं होगी, लो कर लो बात, यही होगा। हाँ, शिल्पी जी कहें दोनों है सर। अरे हरे हरे, इतना, अरे ये बताओ मुझे, पूंजीपति भी लोग हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं,
और रचना का मतलब बनाना। अगर मनुष्य कोई चीज़ बनाता है, मनुष्य ने पंखा बनाया, बिजली बनाया, मनुष्य ने लैपटॉप बनाया, ये कैमरा बनाया, ये डिजिटल बोर्ड बनाया, तो ये प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो इसीलिए राज्य को क्या माना जाएगा? कृत्रिम संस्था। बताइए, इतना सिंपल सा प्रश्न जो लोग गलत कर रहे हैं, बताइए क्या पूंजीपतियों की रचना है, पूंजीपतियों ने, लोगों ने उनको बनाया है, तो एक कृत्रिम संस्था होगी ना, एक आर्टिफिशियल होगी ना। हाँ बिल्कुल, शोषण के लिए बनाई गई, वही चीज़ मैंने बताया, बिल्कुल कृत्रिम होगी। इसके बावजूद भी अगर दोनों बता रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ बात हो गई। चलिए और प्रश्न अब कार्ल मार्क्स से पूछ लेते हैं, जितना आपने पढ़ा उसमें से और प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न आते हैं हम लोग अब ऐसे प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम में कथन कारण के रूप में आते हैं, कथन कारण के रूप में आते हैं। देखिए, कथन कारण के रूप में जब प्रश्न की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वैधानिक संस्था है जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, बनाई गई है। राज्य गरीबों या मजदूरों के शोषण का उपकरण है। तो क्या होगा? कथन कारण दोनों सही होगा, व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। क्या लगता है क्या होगा? बताइए, क्या लगता है आपको क्या होगा? मार्क्स के अनुसार राज्य एक वैधानिक संस्था है जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई है, और कारण कि राज्य गरीबों के शोषण का उपकरण है। तो अगर दोनों सही है तो व्याख्या कर रही है, दोनों सही है व्याख्या नहीं कर रही है, एक गलत दूसरा सही है। क्या लगता है आपको क्या होगा? पूजा जी ने बता दिया दोनों सही हैं, आगे तो बताइए। ब्यूटी सिंह जी कह रही है बोथ राइट एक्सप्रेशन भी है, और सभी लोग शायद यही बता रहे हैं अभी तक। शिल्पी जी कह रही हैं, संतोष, मिथिलेश, पूजा, बिरजू, सभी लोग बता रहे हैं कि यही सही है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है, और पूंजीपतियों ने राज्य को वैधानिक इसीलिए बनाया है ताकि वो गरीबों का शोषण कर सके। स्टार्टिंग में मैंने बताया जब राज्य विचार बताए, तो राज्य इसके माध्यम से गरीबों का शोषण करते हैं, इसीलिए पूंजीपतियों ने इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में बताया। तो बिल्कुल दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल 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 अवधेश जी, ब्यूटी जी, अजय जी, बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल सही, अंचल जी, बिल्कुल देवेंद्र गंगवार जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं, और भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अभी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जैसे संसद को गप मारने की दुकान किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। संसद को गप मारने की दुकान किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। धर्म एक अफीम की गोली है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न रहा है। कार्ल मार्क्स साहब ने बताया कि धर्म एक अफीम की गोली है, और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर प्रश्न रहा है आपके एग्ज़ाम में। एकदम बिल्कुल, कौन कहता है इस बात को? भला कौन नहीं मानेगा ये बात? सोचिए, उस समय, आज के वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज भी धर्म एक नशे के रूप में है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर के बहुत कट्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं एवरेज होते हैं, और कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं। होना भी चाहिए, उनका धर्म, अपने धर्म को माने, कोई भी धर्म हो, उसका कोई इशू नहीं है। और कार्ल मार्क्स ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि धर्म एक अफीम की गोली है। अफीम खाने के बाद आदमी का दिमाग तो साएं करेगा, मतलब काम ही नहीं करेगा, यानी उस समय कुछ सूझेगा ही नहीं उसको।
ये चीजें होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। धर्म को लेकर के ये बातें इन्होंने यहां पे कही है। ठीक, हाँ बिल्कुल, व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स साहब के बारे में और बातों को इन्होंने और कौन कौन से विचार जो है इन्होंने दिए हैं कार्ल मार्क्स साहब ने, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स साहब ने बहुत से विचार दिए हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स साहब के बारे में हम लोग बात करते हैं। राज्य पर विचार देने के साथ साथ इन्होंने बहुत से विचार दिए हैं वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत। जैसे देखिए मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से दिए हैं। राज्य पर विचार तो आपने देख लिया, इन्होंने दिए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की, ठीक है। इन्होंने बात की है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की है। हम इन सही मुद्दों पे बात करेंगे। ऐतिहासिक भौतिक की बात की है। इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। इन्होंने वर्ग संघर्ष, अमीर गरीब की बात की है। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात की है, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात जो इन्होंने की है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लेकर के बात की है। चलिए आज हम पहले इसी राज्य पर विचार देखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर यही है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो पहले इसी को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स साहब ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात क्या की है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लेकर इन्होंने क्या कहा है, चलिए यही देख लेते हैं, यही जान लेते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है डियर। देखिए कार्ल मार्क्स साहब ने जब अतिरिक्त मूल्य की बात की है, हाँ बिल्कुल, दास कैपिटल में, अपनी किताब दास कैपिटल में दिया है इस विचार, इसके बारे में जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का विचार है, इस विचार का उल्लेख इन्होंने अपनी बुक में दिया है दास कैपिटल, इसी में दिया है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप से 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले की यूपी बोर्ड की अगर बुक देखेंगे आप, अब तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी पैटर्न पर सारी किताबें चलती हैं, एनसीईआरटी। पहले जब यूपी बोर्ड की किताबें अलग हुआ करती थी तो उसमें आप देखेंगे एसएसटी की जो बुक आती थी, मोटी सी होती थी, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों पोर्शन होते थे। तो उसमें इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था, उसी चैप्टर में एक प्रश्न आता था रिकार्डो का सिद्धांत, रिकार्डो, और ये आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया था रिकार्डो। तो कार्ल मार्क्स जी ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो लिया था वो रिकार्डो साहब से ही लिया था, और इसका उल्लेख उन्होंने किताब दास कैपिटल में किया है। और मैं आपको बता दूं, दास कैपिटल के बारे में जान लीजिएगा, ये इनका सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है कार्ल मार्क्स साहब का, और इतना ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इस किताब का इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसको बाइबल की संज्ञा देते हैं। क्रिश्चियनों में से बाइबल धर्म ग्रंथ होता है इनका, बहुत फेमस होता है ना, जैसे हिंदुओं में उनके जो होते हैं भगवत गीता, रामायण, मुसलमानों में कुरान, ये होता है वही। हाँ, रिकार्डो का मजदूरी का सिद्धांत वही है। तो इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत का जब वर्णन किया दास कैपिटल में, और इसके किताब को बाइबल की संज्ञा दी जाती है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसमें उन्होंने बताया। और क्या बताया, इसमें बताया क्या है, इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स साहब ने बताया क्या है कि किस प्रकार से अमीरों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, मजदूरों का शोषण किया जाता है, किस प्रकार से, कि अमीर लोग कैसे गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, मजदूर कैसे, मजदूरों का शोषण कैसे हो रहे हैं, कैसे इनका शोषण होता है।
ये किताब उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया कि कैसे मजदूरों के खून पसीने की कमाई खाकर अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब मजदूरों की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। इस किताब में इन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या है, देखिए मार्क्स साहब का जब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में इन्होंने दो मूल्यों का अंतर बताया है। क्या बताया है? दो मूल्यों का अंतर बताया है। क्या होता है ये दोनों मूल्य? क्या होते हैं दो मूल्य क्या है? पहला मूल्य जो श्रमिक यानी मजदूर अपने श्रम से, अपनी मेहनत से पैदा करता है, अपने श्रम से पैदा करता है, और दूसरा जो उस श्रम उस मजदूरी के बदले पाता है, जो उसके बदले पाता है। ये दो मूल्य बताए हैं और इन दो मूल्यों में अंतर बताया। पहला है श्रमिक जब मेहनत करता है, श्रम करता है, तो श्रम से जो मूल्य उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है कि जो श्रम के बदले जो पाता है पैसा, वेजेस जानते हैं ना, मजदूरी, सैलरी नहीं मजदूरी कहेंगे, तो वो पाता है। इन दोनों में डिफरेंस बताया। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, जैसे किसी वस्तु की लागत मूल्य को अगर हम ले लें कि मान लीजिए किसी वस्तु की लागत मूल्य क्या है, 200 रुपये है, ठीक, 200 रुपीज़, आगे लिखा जाएगा, पीछे लिख दिया, 200 रुपीज़ है, ठीक है। और मजदूर जो है, मजदूर को दी गई मजदूरी, कि मजदूर ने जो मजदूरी की है, जो मेहनत किया है, वो 80 रुपये है, ठीक है, वो 80 रुपये है। फिर है उसको बेचा जो गया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो बेचा गया है, तो वो कितना, मान लीजिए 600 में बेच दिया गया, ये रुपया का सिंबल आगे पीछे हो जा रहा है, 600 रुपये में बेच दिया गया। अब 600 में बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य कहिए या इसको अतिरिक्त मूल्य कहिए, कि जो अतिरिक्त मूल्य आएगा वो क्या हो जाएगा, 600 माइनस 280, 200 लागत, 80 मजदूरी, ठीक है, 320। ये 320 क्या आ गया? अतिरिक्त मूल्य आ गया। 320 क्या अतिरिक्त मूल्य? पहली बात तो ऐसा आएगा नहीं प्रियंका जी, अगर आपके सब्जेक्ट में आएगा तो कार्ल मार्क्स से आएगा, लेकिन अगर आप ऐसा पूछें सर ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन में अगर दोनों दिया रहेगा तो आप रिकॉर्डो लगाओगे, क्योंकि रिकॉर्डो से इन्होंने सीखा है। ठीक है डियर, याद रखिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल 600 में 280 माइनस कर दी, आ गया। तो अब सोचिए मजदूर को मजदूरी कितनी दी बेचारे को, 80 रुपये, लागत लगी 200 रुपये, उसको निकालने के बाद 320 में फ़ायदा आ गया। यही था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स साहब ने बताया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा, और जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी छात्र छात्राएं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जो इस बार नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा देने जा रहे हैं, अगर वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, होम साइंस कुछ भी है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सब्जेक्ट की, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तो आप हमारी संस्था के नंबर 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। 96 नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आप कॉल कर सकते हैं। अभी अगर आप फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या आपका सिविक्स दोनों लेते हैं तो दोनों में आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं या फिर फर्स्ट पेपर लेते हैं, दोनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन चार्जेस उतने हैं जितने आपके 2 से 3 महीने के मोबाइल का रिचार्ज,
उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो संस्था के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं लग रहा है डियर, बिजी है, कोई इशू आ रहा है, तो आप उस पर तुरंत अपना व्हाट्सएप छोड़िए, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स लिख करके। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। सभी लोगों को नमस्कार।